गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए क्लास शुरू करते हैं और ये थर्ड लेक्चर होगा मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस का। बीबीएम के सेमेस्टर 3 के लिए डेडिकेटेड कोर्सेस हम लोग शुरू किए हैं, उसका ये तीसरा लेक्चर है। चलिए सब लोग ज्वाइन करिए, फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लासेस तक स्टूडेंट हमने बात करा था कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रुथ वैल्यू क्या होता है, ट्रुथ टेबल क्या होता है। उससे आगे बढ़ते हुए हमने उससे रिलेटेड और भी कुछ टर्म्स प्रीवियस क्लासेस तक देखे थे। लास्ट क्लासेस में मतलब पिछले क्लासेस के लास्ट में हमने क्या टॉपिक पढ़ा था? नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है ना, कि अगर कोई स्टेटमेंट पी दिया है, इस स्टेटमेंट का नेगेशन क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना मतलब कह सकते हैं कि कोर मैथमेटिक्स से थोड़ा हटके है। थोड़ा हटके इसलिए क्योंकि हम लोग कोर मैथमेटिक्स में क्या सीखते रहे हैं, हम लोग वहां पे जैसे ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे होते हैं कोर मैथमेटिक्स में, या फिर हम लोग मान लीजिए कुछ अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, है ना, इक्वेशंस पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा हटके इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बात कर सकते हैं कि ये थोड़ा कंप्यूटेशनल चीज है, मतलब कि ये टेक्नोलॉजी में सीधा सीधा यूज होने वाला रहता है। आगे हम बताएंगे कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, इसका किस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में कैसे यूज हो रहा है, आगे हम देखेंगे इसको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे। तो फिलहाल जो बताया जा रहा है उसको बहुत ध्यान से समझना है। जैसे कि लास्ट क्लासेस तक आपको बताया जा चुका है कि जैसे कि मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल बार बार एक एग्जांपल दे रहे थे कि दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या एक स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, जिसको हम लोग सिंपली मान के चला जाए पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट को सिंपली हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी स्टेटमेंट को। तो हमने प्रीवियस क्लासेस तक आपको समझाया था कि कोई स्टेटमेंट पी है तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनता है ना। तो किसी स्टेटमेंट पी के लिए ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा? ऐसा था कि क्या ट्रू हो सकता है ट्रू वैल्यू या फिर फॉल्स हो सकता है, ये टेबल ही ट्रूथ टेबल कहलाता था किसी स्टेटमेंट के लिए। आइए कुछ क्वेश्चन जो हम पिछले क्लासेस तक छोड़े थे, पिछले क्लासेस जिस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट किए थे उसी से आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और एक लास्ट क्लास होगा इस टॉपिक के ऊपर, स्टेटमेंट उससे रिलेटेड टाइप्स, फिर लॉजिकल कनेक्टिव, टोटोलॉजी, ये सारी चीजों के ऊपर बस एक क्लास मीन्स कि कल संडे को लास्ट क्लास होगा इस टॉपिक के ऊपर, फिर इससे खत्म करके आगे बढ़ेंगे। चलिए फिलहाल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं क्लास का, जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था। देखिए, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राइट द, क्वेश्चन जल्दी से लिखे तो, राइट द negation of the following statement। क्या है? तो पहला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया इज अ कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया इज अ कॉन्टिनेंट। ठीक है, इसका नेगेशन लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं कि ऑस्ट्रेलिया इज अ कॉन्टिनेंट, तो या तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट होगा या तो नहीं होगा, दो ही चीज। मतलब ये क्लियरली कि एक स्टेटमेंट है तो इसका नेगेशन क्या ही लिखेंगे कि नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ कॉन्टिनेंट, है ना। तो लिख दीजिए कि, क्योंकि अब एग्जाम में ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए जरूरी नहीं है, सब्जेक्टिव भी आ सकता है। आपका सिलेबस अभी तक, पिछली बार क्या हुआ था थोड़ा याद दिलाए, सेमेस्टर 2 में क्या हुआ था कि आपका सिलेबस कहता था कि सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, मतलब आपको वहां पे नोट डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर लिखना है, लेकिन लास्ट में पेपर के माध्यम से अनाउंस किया गया है ना, न्यूज पेपर में पब्लिश करके यूनिवर्सिटी के द्वारा अनाउंस किया गया कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। तो सिलेबस में बोला गया था सब्जेक्टिव और एग्जाम लास्ट में अनाउंस कर दिया गया ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही पढ़ाए थे, पर आपको तो पता ही है सबको भाई ऑब्जेक्टिव का एग्जाम हिसाब से ही पढ़िएगा तो भी सब्जेक्टिव तो पढ़ना ही है। ठीक है, तो हो सकता है सब्जेक्टिव आए तो क्या लिखेंगे इसका आंसर कि नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज, लिखिए तो जल्दी से, नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज का क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा दे करके लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में सब्जेक्टिव भी आ सकता है, इसीलिए बहुत प्रेम से एकदम हम लोग लिखेंगे कि इस स्टेटमेंट का नेगेशन क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ कॉन्टिनेंट, है ना। क्या होगा?
चलिए हम यहाँ से कॉपी ही कर लेते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया इज कॉन्टिनेंट है, बस नॉट लग जाएगा और क्या, नया तो कुछ होगा नहीं। चलिए जल्दी से लिख लीजिए आप लोग फास्ट, तब तक सारे बच्चे ज्वाइन भी कर लेते हैं। इज नॉट अ कॉन्टिनेंट, कुछ नया है ही नहीं इन सब चीजों में। चलिए वेरी गुड, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ कॉन्टिनेंट, वेरी गुड। चलिए जी आते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन और, अब ये सब मुझे लगता है कि आप बताने की आवश्यकता नहीं है, क्या है, सीधा सीधा नोट लगा करके हम इसका नेगेशन बना दें। जैसे क्या बोला गया है, √2 इज कॉम्प्लेक्स नंबर, √2 इज कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए सबसे पहले तो हमको ये बताइए कि यहाँ पे जो दिख रहा है ये √2 इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ये स्टेटमेंट है कि नहीं है, यस और नो, यस नो में आंसर करिए। √2 इज कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या √2 कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, यस और नो, मतलब क्या स्टेटमेंट है कि नहीं है। तो आपको पता ही होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जो a प्लस आई बी के रूप का हो, याद है, a प्लस आई बी के रूप का जो नंबर होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। चलिए देखिए, बहुत से स्टूडेंट का डाउट है कि सेमेस्टर 2 में हम मैथमेटिकल रख चुके हैं तो सेमेस्टर 3 में रखेंगे कि नहीं। देखिए अब से जो नया रूल आया है वो सेमेस्टर 1 2 3 किसी सबके लिए है अलग अलग मैथमेटिकल, तो सब में रख सकते हैं। अब से जो रूल है आप देखिएगा, सेमेस्टर 1 का सिलेबस अलग है, बीबीएम के में सेमेस्टर 1 का सिलेबस अलग, 2 का अलग, 3 का अलग है, तो आप रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अगर आप फिर भी चाहते हैं नहीं हम डिजिटल एजुकेशन रखना चाहते हैं, तो हम आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर में डिजिटल एजुकेशन के ऊपर बहुत ही जबरदस्त क्लास लेकर के आने वाले हैं हम लोग। तो जिन बच्चों को लगता है कि नहीं मैथमेटिकल नहीं रखना है, डिजिटल एजुकेशन रखना है, तो उनके लिए भी हम लोग बहुत जल्दी क्लास लेने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल जिनको मैथमेटिकल रखना है वे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो √2 इज कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका नेगेशन क्या होगा, सीधी बात है कि √2 इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, सबका आंसर भी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए वेरी गुड। चलिए तो ये सब कुछ है नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है इसके बाद। देखिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, फाइंड द कंपोनेंट, फाइंड द कंपोनेंट, फाइंड द कंपोनेंट स्टेटमेंट्स, component statements of the following compound statement, of the following, of the following compound statement, following compound statement। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं एक पहले। बोल रहा है कि ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल, क्वेश्चन पहले समझते हैं फिर इसका आंसर पे आएंगे। ऑल रेशनल नंबर, all rational number are real, all rational number are real and all real numbers are complex, and all real number are complex, are complex। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिले। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द कंपोनेंट स्टेटमेंट्स। कौन सा स्टेटमेंट निकालना है आपको, कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब कह सकते हैं कि हिस्सा, है ना, जैसे कि कोई टूल्स ले ले, जैसे मान लीजिए कि एक हम ये रिमोट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस रिमोट में कौन कौन से कितने कंपोनेंट यूज हुए हैं, तो एक बोल सकते हैं एक बैटरी इसमें यूज हुआ है, फिर एक यहाँ पे रबड़ का कुछ बटन वगैरह है, फिर और भी बहुत सारे लाइट्स वगैरह है, तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट है। तो जब आप इसको खोलेंगे तो बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट निकलेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है आपसे कि फाइंड द कंपोनेंट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट, कि एक कंपाउंड स्टेटमेंट दिया, कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब जो मिलकर के बनता है,
तो एक मिल करके बन रहा है, इससे हमको क्या निकाल के बाहर निकालना है, हमको कंपोनेंट स्टेटमेंट, इसको बनाने वाला, इस कंपाउंड स्टेटमेंट को जो बना रहा है उसमें से जो स्टेटमेंट जो बना रहा है उसको बाहर निकालिए। तो हम लिखेंगे कंपोनेंट स्टेटमेंट आर, इसके सॉल्यूशन में लिखिए कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आर, कंपोनेंट्स स्टेटमेंट, कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आर, इस स्टेटमेंट, इस कंपाउंड स्टेटमेंट को कौन कौन बना रहा है, देखिए तो जरा एक बार पढ़िए तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है कि ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल। रेशनल नंबर समझ रहे हैं ना, वैसे नंबर जो p बाई क्यू के रूप के होते हैं, तो कोई भी रेशनल नंबर लीजिएगा वो रियल ही होता है। ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल, तो यहां से यहां तक एक स्टेटमेंट बन रहा है। एंड ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स, मतलब जितने भी रियल नंबर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। बात समझे? तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट कौन कौन है, एक ऑल रियल नंबर आर सॉरी ऑल रेशनल नंबर आर कॉम्प्लेक्स, तो इसका नाम दे दीजिए p, क्या नाम दे दीजिए p, और p में कौन सा है, तो ये है ऑल रेशनल नंबर आर रियल। तो एक कंपोनेंट हो गया हमारे पास ये, इसको आप येलो कर दीजिए जल्दी से। चलिए अच्छा, उसके बाद क्यू, दूसरा स्टेटमेंट कौन है इसमें, दूसरा कंपोनेंट स्टेटमेंट कौन, दूसरा मिलके कौन बना रहा है, ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स, तो इसको ले आइए उठा करके यहाँ रखिए, ऑल रियल आर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, ऑल रियल आर कॉम्प्लेक्स। तो ये दो कंपोनेंट निकल गया, दो कंपोनेंट स्टेटमेंट है। अगर आपसे बोलेगा कि यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड बताइए, तो यहाँ कनेक्टिव कौन है, एंड यूज हुआ है, तो लिखेंगे एंड कनेक्टिव वर्ड्स आर, एंड कनेक्टिव या कनेक्टिंग भी लिख सकते हैं, एंड कनेक्टिंग वर्ड्स आर, वर्ड आर क्या है, एंड इन्वर्टेड कॉमा देकर के लिख रहे हैं ताकि थोड़ा स्पेशल लगे कि हाँ ये हमारा कनेक्टिंग वर्ड है। चलिए हाँ वेरी गुड, चलिए संदीप कुशवाहा, वेरी गुड, वाह बहुत अच्छा। चलिए जी, तो ये सब जो है कुछ खास तो है नहीं, इसमें कुछ नया है नहीं, हम लोग बहुत अच्छे से पहले से भी समझ चुके हैं कि भाई किसी स्टेटमेंट अगर रहा है तो उसका नेगेशन कैसे लिखेंगे, कोई स्टेटमेंट अगर हमारे पास है कंपाउंड स्टेटमेंट है तो उसका हम कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। ये सब ना एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है कि आप लोग को बहुत आसान लग रहा हो, है भी आसान, पर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा क्योंकि पूरा पेपर ही आसान है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे टॉपिक की ओर। ठीक है, इसके बाद देखिए कन्वर्स स्टेटमेंट के बारे में बात हो रहा है, कन्वर्स स्टेटमेंट, उसके बाद फिर कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस वगैरह। देखिए क्या है बात, लिखिए कन्वर्स स्टेटमेंट, एक हेडिंग दीजिए, कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होता है। कन्वर्स नाम में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। देखिए क्या क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन है सर डिजिटल एजुकेशन का ऑप्शन नहीं दे रहा है फॉर्म फिलअप के टाइम, फॉर्म फिलअप, फॉर्म फिलअप ना, फिल अप है ना, फिल अप, तो फॉर्म फिलअप के टाइम तो डिजिटल एजुकेशन नहीं रख सकते क्या, ये ना, चलिए आरएसपी में नहीं दिए गए डिजिटल एजुकेशन का, संदीप ऐसा नहीं है, अब डिजिटल एजुकेशन देगा। अब हो सकता है मान लीजिए ऐसा, अब देखिए यूनिवर्सिटी ये बताता है कि मान लीजिए आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज में मान लीजिए उस सब्जेक्ट का पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो आप भले वो कॉलेज वाले वहां पे कह रहे हैं कि नहीं देंगे, लेकिन जब आप फॉर्म फिलअप के टाइम आप चूज करिएगा तो वहां पे मिलेगा ऑप्शन, पर फिर भी आप लोग जो कहेंगे वही। अभी मैथमेटिकल अगर आप बहुत बच्चों का है तो मैथमेटिकल पढ़ा रहे हैं हम लोग, डिजिटल एजुकेशन होगा तो वो भी पढ़ लीजिए, आप लोग जो मन है आप वो चूज करिए, है ना, दोनों ही हम लोग करवाएंगे। तो देखिए फिलहाल कन्वर्स स्टेटमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होता है, नाम में ही कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ उल्टा है ना, कन्वर्स। इसका स्टेटमेंट पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर हम लोग आएंगे। अब ध्यान रहे भाई कि जो हम लोग लेक्चर 1 करे हैं जो स्टूडेंट, वही जो लेक्चर 2 किए हैं वो 1 2 करने के बाद ही इस क्लास को कंटिन्यू कीजिएगा, तब जाके समझ में आएगा। और लास्ट एक क्लास कर लेंगे स्टेटमेंट, ये पूरा टॉपिक लॉजिक वाला खत्म करेंगे। देखिए क्या है कन्वर्स स्टेटमेंट में, लिखेंगे इफ पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट, इसका डेफिनेशन पहले लिखिए फिर एग्जांपल पे समझेंगे। इफ पी एंड क्यू are two statement, if p and q are two statement,
if P and Q are two statement, then the converse of the then the converse of the implication कौन सा implication? if P then Q, इस implication का is क्या होगा? is if Q then P, if Q then P। क्या लिखा है यहाँ पे थोड़ा सा समझना, if Q then P खूब अच्छे से समझना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, एक स्टेटमेंट दे देगा आपसे, पूछेगा कि इस स्टेटमेंट का कन्वर्स निकालिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, पर फिलहाल यहाँ पे देखिए नहीं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि इफ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट, के मान के चलते स्टूडेंट की P और Q कोई दो स्टेटमेंट है। ठीक है, P और Q कोई दो स्टेटमेंट है। बोला गया देन दी कन्वर्स ऑफ इम्प्लीकेशन, कन्वर्स किसका निकलता है? हमेशा इम्प्लीकेशन का कन्वर्स निकलेगा। समझे बात? किसका निकलेगा? इम्प्लीकेशन का कन्वर्स। देखिए जैसे कि क्या, जैसे मान के चले कि ये कोई स्टेटमेंट है P। अब बात आप लोग समझ पा रहे होंगे, स्टेटमेंट P बोल रहे हैं मतलब ये कोई स्टेटमेंट P मान लीजिए किसी को इंप्लाई कर रहा है Q स्टेटमेंट को। कल समझाए थे आपको, ये कौन सा केस है? इफ देन वाला। कुछ याद आ रहा है? इफ देन जहां पे हमने कनेक्टिव समझाया था वही वाला, कि कोई स्टेटमेंट P अगर किसी स्टेटमेंट Q को इंप्लाई कर रहा है, कोई स्टेटमेंट P Q को इंप्लाई कर रहा है, तो इस पूरे सिचुएशन को इम्प्लीकेशन बोल सकते हैं, या कंडीशनल स्टेटमेंट बोलेंगे। क्या इम्प्लीकेशन? ये इसको इंप्लाई कर रहा है, ये इसको, इसके होने से ये हो रहा है, ये इम्प्लीकेशन हो गया, है ना? कि ये स्टेटमेंट इसको इंप्लाई कर रहा है, मींस इम्प्लीकेशन हो गया। इसका कन्वर्स क्या होगा? कि ये इसको इंप्लाई कर रहा है ना, कि इसके होने से ये हो रहा है ना, तो इसका कन्वर्स क्या होगा? कि इसके होने से ये हो जाए। बस यही तो लिखा गया है यहाँ पे। इफ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट, देन दी कन्वर्स, किसका कन्वर्स? कन्वर्स ऑफ इम्प्लीकेशन। कौन सा इम्प्लीकेशन? तो इफ P देन Q, मतलब इफ P, यदि P होता है तब Q हो रहा है, इसका मतलब है कि इफ P देन Q, ये इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि इफ P देन Q का मतलब P इंप्लाई Q। इस इम्प्लीकेशन का कन्वर्स क्या होगा? इफ Q देन P, जस्ट उल्टा, कि P के होने से Q हो रहा है, तो इस इम्प्लीकेशन का कन्वर्स क्या होगा? इफ Q देन P, सिंबॉलिकली, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे हम लोग वहां पे। देखिए एक एग्जांपल यहाँ करते हैं जल्दी से हम लोग। पहले नंबर 1 पहले एग्जांपल करते हैं। क्या लिखा हुआ है? इफ A इज अ नंबर X इज ऑड। देखिए if a number x a number if a number x is odd, if a number x is odd, then x square is also odd, then x square is also odd। ठीक है, if a number x is odd, then x square is also odd। मतलब समझे कि अगर आप इसको a number x is odd then x square is also odd, तो इसमें इसका कन्वर्स क्या लिखाएगा? तो इसका कन्वर्स हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसका जो हम लिखेंगे कन्वर्स पार्ट, इसका जो कन्वर्स लिखाएगा क्या? कि एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो ऑड, या एक्स स्क्वायर इज ऑड लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज ऑड देन एक्स इज ऑड, देन एक्स इज ऑड। थोड़ा सा ग्रामेटिकली भी हम करेक्ट करेंगे, है ना? कि एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो, ऑल्सो कब होगा? जब पहले से कोई हो रहा हो तब ऑल्सो लगाते हैं, तो इसलिए एक्स ऑड है तो एक्स स्क्वायर ऑड। ऑड तो जान ही रहोगे ना, विषम संख्या के बारे में बात हो रहा है। तो क्या ये बात सबको समझ में आया? यहाँ पे चलिए बताइए। चलिए ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आया? एक बार कमेंट करके सारे बच्चे हमको बता दीजिए, क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? क्या ये बात सबको समझ में आ गया? एक क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इज ऑड देन एक्स इज ऑड। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा। संदीप आपको समझ में आया? चलिए संदीप आपको समझ में आ गया ये? और आप लोग यहाँ पे समझे कि भाई कन्वर्स स्टेटमेंट किसका निकलता है? सबका कन्वर्स नहीं निकलेगा। जैसे नेगेशन किसका निकल रहा था? नेगेशन कोई भी स्टेटमेंट का नेगेशन निकाल रहे थे नॉट लगा करके। ये कन्वर्स स्टेटमेंट किसका निकलेगा? तो ये सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीकेशन टाइप के स्टेटमेंट का निकलेगा कन्वर्स।
तो जैसे यहाँ पे था कि इफ अ नंबर x इज ऑड देन x स्क्वायर इज ऑड। अब अगर ये सब समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं। मान लीजिए कोई आर्ट्स के बच्चे हैं, उनको ये सब दिक्कत हो रहा है समझने में, तो आप पूछिए, हम बेझिझक बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। खूब टाइम है हम लोग के पास, लाइव पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। पूछिए अगर दिक्कत है तो आप लोग। अच्छा, एक सवाल है मेरा और, यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ठीक है, एक आगे बढ़ेंगे। ऑल्सो फाइंड, इसी में हम एक और हम लिख देते हैं क्वेश्चन एक, फाइंड कंपोनेंट स्टेटमेंट, कंपोनेंट स्टेटमेंट ऑफ, कौन सा कंपोनेंट स्टेटमेंट ऑफ, ये वाला, ये इसी का कंपोनेंट स्टेटमेंट फाइंड करना है हमें, इसी का कंपोनेंट स्टेटमेंट ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट, गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट। आप सब बच्चों को पता ही है कि यहाँ पे जो दिखा हुआ है यही है, इफ, चलिए हम लिख ही देते हैं, व्हाइट कलर से ही लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए लिखिए जल्दी से, इफ अ नंबर एक्स इज ऑड, इसी का कंपाउंड जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, इसका कंपोनेंट क्या होगा। इफ अ नंबर एक्स इज ऑड देन एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो ऑड, इज ऑल्सो ऑड। चलिए तो जल्दी से इसका कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या क्या होगा इसका बताइए आप हमको, इसका आंसर बताइए सब लोग, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है अब भी तुरंत। फाइंड कंपोनेंट स्टेटमेंट ऑफ द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट। यहाँ एक कंपाउंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, देखिए तो कंपाउंड स्टेटमेंट है कि नहीं, क्या है, इफ अ नंबर एक्स इज ऑड, कि अगर कोई नंबर एक्स ऑड होता है देन एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो ऑड। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे हम बोलते, देखिए 3 क्या है, एक ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब होता है विषम संख्या, जो 2 से भाग नहीं लगता है, 3 2 से भाग नहीं, दिस इज ऑड नंबर, विषम संख्या है। तो 3 का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 गुना 3 9। तो जब 3 एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो 3 का स्क्वायर भी एक विषम संख्या होगा। दूसरा ले लीजिए 5, एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, एक 25 इज ऑल्सो ऑड नंबर। तो वही बोला गया है कि अगर x ऑड नंबर है तो उसका x स्क्वायर भी ऑड नंबर होगा। इसमें अगर हम कंपोनेंट लिखने की बात करेंगे तो क्या क्या आएगा, कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या क्या आएगा, जल्दी से बताइए, हम आंसर देखते हैं फास्ट। एक कह रहे हैं इंग्लिश में वीक हूँ, ऑड का मतलब क्या होता है, गुड क्वेश्चन। देखिए देखिए देखिए, चलिए हाँ, देखिए देखिए भाई, इवन ऑड थोड़ा सा हम बता दें, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आ गया ऑड क्या होता है, तो थोड़ा सा समझिए। इवन का मतलब होता है सम। अब चलिए थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में लिख लेते हैं, इवन नंबर, इवन नंबर का मतलब क्या होता है जी, सम संख्या। अब ये सम संख्या क्या होता है सब बच्चों को पता ही होगा, सम संख्या या इवन नंबर का मतलब वैसा नंबर जो 2 से पूरा पूरा भाग लगता हो, जैसे 2 भी एक इवन नंबर है, 0 भी एक इवन नंबर है, -2 भी है बट उसको रहने देते हैं, फिलहाल हम समझाते हैं 2 क्या है, एक इवन नंबर है। 4 क्या है, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, लगा के देखिए पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 6 8 ये सब एक इवन नंबर है ना, 8 एंड सो ऑन, 0 भी है, -2 भी है, वो पीछे भी जाएगा। अब एक होता है ऑड नंबर, ऑड नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं विषम संख्या, ऐसे विषम संख्या में क्या होता है, जो 2 से भाग नहीं लगता है ना, जैसे कि 1 है ना, 3 5 7 ये सब 2 से भाग नहीं लगता है, तो ये से चलते जाएगा, तो हो गया हमारा ये विषम संख्या। अब समझ में आया, तो वही बोला गया कि अगर x विषम संख्या है तो उसका स्क्वायर भी विषम होता है, यही बोला गया है आपसे यहाँ पे। चलिए कंपोनेंट्स आप लोग लिख दिए, चलिए हाँ बहुत अच्छा, चलिए वेरी गुड। क्या है जी, x इज ऑड एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो ऑड, ठीक है। और कनेक्टिंग यहाँ कनेक्शन क्या है, इफ कॉमा देन का, हाँ एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो ऑड जो जिन्होंने लिखा है वो थोड़ा गलत है, ऑल्सो नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ ऑड होगा। देखिए क्योंकि हमको तो ये ना जोड़ना ना है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे अ नंबर एक्स इज ऑड, तो यहाँ लिखेंगे ऐसे लिख सकते हैं कि ये पहला स्टेटमेंट ये है कि अ नंबर एक्स इज ऑड, पहला स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कौन है, क्यू, क्यू में एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो ऑड भी लिख सकते हैं,
एक्स स्क्वायर इज ऑड ये भी लिख सकते हैं, तो दोनों भी लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो ऑड। ऑल्सो ऑड भी लिखिएगा तो भी सही है, और अगर एक्स स्क्वायर इज ऑड लिखते हैं तो भी सही है, दोनों सही है। तो ये हो गया। आप इसका कनेक्टिंग जो यहाँ पे कनेक्टिव्स क्या है, इफ देन का यूज हुआ है। ठीक है, चलिए बस ये तो बीच में आ गया था, यही क्वेश्चन में हम बीच में आपको समझा दिए, कुछ नया नहीं था। तो कन्वर्स स्टेटमेंट मुझे लगता है कि सारे बच्चे समझ गए होंगे कि कन्वर्स स्टेटमेंट किसका निकलता है। तो किसका निकलता है, इम्प्लीकेशन का निकलता है ना। कन्वर्स किसका निकलता है, इम्प्लीकेशन का निकलता है। नेक्स्ट आ जाइए आगे, कन्वर्स के बारे में समझ गए। उसके बाद लिखे हम लोग कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, जिस तरीके से कन्वर्स समझा आपने, अब बात आता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, बड़ा मजा आएगा ये। देखिए कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, देखिए इसमें क्या है कि इफ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट, सेम पिछले वाले के जैसा स्टेटमेंट है। इफ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट, if P and Q are two statement, then the contrapositive of implication। देखिए ध्यान से, कन्वर्स किसका निकलता है, कन्वर्स किसका निकलता है, इम्प्लीकेशन का। अभी हम समझाए थे कि किसी भी साधारण स्टेटमेंट का कन्वर्स नहीं निकलेगा, इम्प्लीकेशन का, P इम्प्लाई Q उसका कन्वर्स निकलता है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी किसका निकलता है, इम्प्लीकेशन का। तो फिलहाल अभी हमने क्या लिखा है कि इफ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट, कि P और Q दो स्टेटमेंट है, तो क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द इम्प्लीकेशन, कि किसी इम्प्लीकेशन का कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकलता है। और इम्प्लीकेशन क्या है अभी समझाए थे आपको। तो देखिए इफ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट, then the contrapositive then the contrapositive of the implication of the implication of implication किसका, ऑफ कौन सा implication का, तो if P then Q, if P then Q, इस implication का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, is if not Q then not P, then not P। कितना मजेदार है ये, देखिए समझने वाली बात है। यहाँ पे तो क्या बोला गया, हाँ इफ देन, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग वापस से, यहाँ पे आ जाते हैं वापस से। ये क्या बोला गया है, थोड़ा इसको समझ लीजिएगा क्या बोला गया। देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाए थे कि P इम्प्लाई Q, इसको बोलते थे इम्प्लीकेशन, कि कोई स्टेटमेंट P है, उसके होने से अगर Q वाला हो रहा है, जैसा एग्जाम्पल नहीं था कि अगर x ऑड होगा, मतलब x विषम संख्या होगा, तो उसका स्क्वायर जो होगा, वर्ग जो होगा, वो भी विषम संख्या होगा। अभी बताए थे कि एक x इज ऑड देन x स्क्वायर इज ऑल्सो ऑड, तो मतलब इसके वजह से ये हो रहा था। ये तो था हमारा क्या, इम्प्लीकेशन, की इसके वजह से ये इंप्लाई कर रहा था। अब कन्वर्स की बात कर रहे थे स्टूडेंट, तो कन्वर्स हमने क्या सीखा, कन्वर्स क्या होगा, इस इम्प्लीकेशन का, इस इम्प्लीकेशन का कन्वर्स क्या होगा कि P इम्प्लाई Q, इसका कन्वर्स क्या होगा, Q इम्प्लाई P, यही ना। अब इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बोलता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलता है कि P इम्प्लाई कर रहा है Q ना, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोलता है कि अगर नॉट Q हो, कन्वर्स में Q इम्प्लाई जस्ट उल्टा हो जाएगा, P इम्प्लाई Q का Q इम्प्लाई P हो जाएगा। अब जस्ट कॉन्ट्रा पॉजिटिव में बोलेगा कि नॉट Q, तो नॉट इम्प्लाई नॉट P, मतलब समझे। यहाँ पे देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि if P and Q are two statement, then the contrapositive of the implication if P then Q, इस implication का contrapositive क्या होगा, if P then Q का क्या होगा, if not Q then not P, मतलब समझे, if not Q then not P, मतलब
पी क्यू को इंप्लाई कर रहा है, तो जस्ट इसका उल्टा कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा कि ना पी क्यू के नहीं होने से पी भी नहीं होगा। बात समझे? यही मजेदार है क्या कि पी इंप्लाई क्यू, तो कन्वर्स क्या होगा, क्यू इंप्लाई पी। सीधा कन्वर्स तो बहुत सीधा है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में ये बोलता है कि क्यू के नहीं होने से पी भी नहीं होगा। अगर क्यू नहीं है, नॉट क्यू देन नॉट पी। सीधी बात है कि P अगर Q को इंप्लाई करे। एक एग्जांपल लेंगे, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे हम लोग। एक एग्जांपल सारा क्लियर। तो P अगर Q को इंप्लाई करा तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा इसका कि नॉट Q देन नॉट P, मतलब Q के नहीं होने से P भी नहीं होगा। एग्जांपल लेते हैं, जल्दी से क्लियर होगा ये। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा बेहतर हम लोग समझ पाएंगे इसको। एग्जांपल कह रहा है इफ, देखिए इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4, क्वेश्चन है, एग्जांपल लिख दीजिए यहां पे। इफ अ number is divisible by 4, if a number is divisible by 4, कि अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है, then it is divisible by 2, then it is divisible by 2। हमको पता है कि इस वाले में बहुत बच्चा को डाउट हुआ होगा। चलिए हमको पता है कि बहुत से स्टूडेंट को इसमें डाउट हुआ होगा ये वाला कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या है, पर बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जब तक इसको समझेंगे नहीं हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि नहीं समझ में आए तो पूछ लेना है, बाकी हम देख लेंगे, हम बताएंगे फिर, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं समझाने के लिए, तो बस आपको बोलना है कि नहीं समझ में आए, फिर हम समझाएंगे। अभी क्या बोल रहे थे हम कि अगर कोई स्टेटमेंट पी क्यू को इंप्लाई कर रहा है, और ये वही बच्चा समझ सकता है जो लेक्चर 1 2 किए हैं, ये तीसरा क्लास है, तो थोड़ा ईमानदारी खुद में दिखाना है कि लेक्चर 1 किए हैं 2 किए हैं, तभी यहाँ पे इसको कंटिन्यू करना है। तो P अगर Q को इंप्लाई कर रहा है तो कन्वर्स स्टेटमेंट इसका क्या होगा, इस इंप्लीकेशन का कन्वर्स क्या होगा, Q इंप्लाई P। अब इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोलता है कि नॉट Q देन नॉट P, नॉट Q नहीं होगा तो P भी नहीं होगा। एग्जांपल यहाँ पे है हमारे पास, देखिए इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4, कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है, डिविजिबल का मतलब पूरा पूरा भाग लग रहा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए, जैसे कि 8 पूरा पूरा 4 से भाग लग जाता है, तो इसको बोल सकते हैं कि दिस इज डिविजिबल बाई 4, कि 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो 4 से डिविजिबल है। 12 ये भी 4 से डिविजिबल है, 4 से पूरा पूरा कट जाता है, देख लीजिए 4 से भागा लगा, ये कितने बार में, 3 बार में लग जाएगा, 12 कट जाएगा, खत्म। तो बोला गया है कि अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है, बोला गया इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4, मतलब कोई नंबर 4 से डिविजिबल है, देन इट इज डिविजिबल बाई 2, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। दिस इज द स्टेटमेंट कि अगर आप इसको अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4, इसको अगर P मान दे, इट इज डिविजिबल बाई 2, इसको Q मान दे, तो बोल सकता है ना कि P के होने से, मतलब 4 से डिविजिबल होने से 2 से डिविजिबल हो ही जाएगा, मतलब P इंप्लाई Q हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई कमेंट है क्या? हाँ वैलिडेशन भी बताएंगे आगे, इसके बाद ये जो टाइप्स पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद वही सब पढ़ना है ना, जो आपके सिलेबस में एकदम सीधा सीधा है। वर्ड या सेंटेंस का मतलब भी बताइए। अच्छा ये सब ना शुरुआत में बता चुके हैं आप, लगता है शुरू से क्लास में प्रेजेंट नहीं थे। हाँ कन्वर्स, वेरी गुड, वाह कन्वर्स लिख दिए, बहुत अच्छा। वाह बहुत सुंदर। कॉन्ट्रा पॉजिटिव नंबर इज नॉट डिविजिबल 2 देन इट इज नॉट डिविजिबल 4, वाह वेरी गुड। अंजलि पांडे का है क्या? वाह बहुत अच्छा, वाह बहुत सुंदर। बहुत से स्टूडेंट का आंसर भी आ गया है, अभी हम समझाए भी नहीं फिर भी यहाँ से समझ के उन्होंने आंसर करा, मतलब सब बच्चों को समझ में आ गया है। पर फिर भी एक बार देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो वो 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। अब बात यहाँ पे है, आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 8 क्या 4 से डिविजिबल होता है कि नहीं, 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, तो अगर 4 से भाग लग रहा है ना तो 2 से भी भाग लग ही जाएगा, देख लीजिए। तो बात वही है कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि बोलेंगे कि अगर कोई नंबर 2 से ही डिविजिबल नहीं है, मतलब अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2, देखिए नॉट P होता है ना,
नॉट Q देन नॉट P। वही बात यहाँ होगा कि अगर नॉट डिविजिबल बाई 2 देन इट इज नॉट डिविजिबल बाई 4। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे इसका आंसर में? अब ध्यान दीजिए, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हम लोग इसका हिंदी से चूज कर लेंगे। बहुत गलत बात है। आप लेक्चर 1 से देखिए, लेक्चर 1 से मेरी सीरीज को देखिए और मन से बस ये निकाल दीजिए कि आप हिंदी मीडियम से, है ना। दो चीज करना पड़ेगा कि लेक्चर 1 से देखना पड़ेगा, अब दूसरा चीज ये करना पड़ेगा कि मन से ये निकाल देना है कि हम हिंदी से हमको करना है, क्योंकि हिंदी का कहीं उपयोग नहीं है, ठीक है, मैथ्स में, इस वाले सेक्शन में खास करके, मैथमेटिकल हो या कहीं से मैथ्स कहीं का भी हो, हिंदी का कहीं उपयोग नहीं है, ठीक है। तो हिंदी से हमको भी प्रेम है, हम भी हिंदी मीडियम से ही है। तो पर ये नहीं कि हम लोग उसको पकड़ के बैठ जाए, हर हिंदी आए तो हिंदी में काम करेंगे, इंग्लिश आए तो इंग्लिश में काम करेंगे, ऐसा होना है, ठीक है। तो बस लेक्चर 1 से देखिए, आप खुद से ये सारा चीज आप कर पाएंगे। तो फिलहाल आइए, हम क्या बात कर रहे हैं कि हम इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या लिखेंगे? कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसका क्या होगा? देखिए इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या लिखेंगे? तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में होगा इफ नॉट अ नंबर, लिखेंगे अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2, then it is not divisible by 4, not divisible by 4। अब यहाँ पे आपके मन में पक्का कुछ कुछ सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे अगर हम कंपोनेंट लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे? नंबर इज डिविजिबल बाई 4। पहला कंपोनेंट हमारा P निकल के आ गया, इट इज डिविजिबल बाई 4, इट इज यहाँ पे इट इज अगर हमको लिखना पड़े, यहाँ पे कंपोनेंट अगर इसका लिखना पड़ता तो क्या लिखते हैं आप लोग खुद सोचिए। चलिए इसे कंपोनेंट कमेंट करिए आप लोग। कंपोनेंट में क्या लिखते हैं? अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4, है ना। ये पहला कंपोनेंट में यही ना होता है कि नंबर इज डिविजिबल बाई 4। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट में क्या होता है? इट इज डिविजिबल बाई 4। ये क्या होता है? इट इज तो यहाँ नहीं लिखे, इट इज का मतलब वही नंबर के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे नंबर इज डिविजिबल बाई 2। क्योंकि जब आप अलग अलग बात कर रहे होंगे, है ना, तो फिर यहाँ पे इट इज ना लिख करके अ नंबर लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इट इज किसके बारे में बात हो रहा है? उसी नंबर के बारे में बात हो रहा है, इसीलिए इट इज की जगह पे आप लिखेगा नंबर इज डिविजिबल बाई 2 लिखना पड़ेगा। तो वही हमने लिखा है कि नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2, देन इट इज नॉट डिविजिबल बाई 4। वही अब यहाँ पे नंबर नहीं लिखे हैं, इट इज लिख दिए है। तो क्या ये लॉजिक सबको समझ में आया? कमेंट करके बताइए, आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग जल्दी से। चलिए जी, आप लोग कमेंट करके बताइए। देख रहे हैं कितना कोर मैथ से कितना अलग हो गया है। हम लोग मैथमेटिक्स में क्लास में क्या क्या पढ़ते रहे हैं, है ना, कि साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज, है ना, ऐड सब्सट्रैक्शन, बहुत सारी चीज पढ़ रहे हैं। यहाँ पे पूरा अलग है, पर थोड़ा धीरज रखेंगे खूब मजा आएगा। बस यही यूनिट है, इसके बाद और मजेदार वाला यूनिट है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन वगैरह है, तो वो ज्यादा मजा आएगा। बस थोड़ा धीरज रखना है हमें। चलिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4, इट इज डिविजिबल बाई 2। हाँ, कन्वर्स में बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ ये सबको? बताइए। चलिए चलिए जल्दी से बताइए। अब हमको पक्का उम्मीद है कि अब आप लोग खुद से कर पाएंगे। एक होमवर्क है जो आप लोग होमवर्क करना है और शेयर भी करना है। देखिए, स्टेट दी कन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्वेश्चन है। स्टेट का मतलब वही कि लिखना है यहाँ पे आपको। स्टेट द कन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव of each of the following statement, each of the following statement। क्या है पहला क्वेश्चन? जरा देखिए, अ पॉजिटिव इंटीजर इज प्राइम। पॉजिटिव इंटीजर is prime if prime
only if it has no divisor, only if it has no divisor other than 1, other than 1 and itself। इसको थोड़ा सा समझ भी लीजिए। अब समस्या ये है कि चलिए, उम्मीद है कि आप लोग जान रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझ आया। अच्छा कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा पूरा इस क्वेश्चन में। पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए, आप लोग ना जिनको नहीं समझ में आया थोड़ा वीडियो को पीछे कर लीजिए, फिर से देखिए, नहीं तो इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें समझ में आ जाएगा। क्या है बात, जरा समझिए। थोड़ा सा पहले आपको इंटीजर के बारे में जानना होगा। इंटीजर मुझे उम्मीद है कि सबको आता है, पर फिर भी इंटीजर क्या है थोड़ा बता दें। देखिए, इंटीजर जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, क्या होता है? जिसमें जैसे गिनती की संख्या क्या होती थी, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर बोलते थे इसको। 0 मिला दीजिएगा तो पूर्ण संख्या बन जाता था, इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। नेगेटिव भी मिला दीजिए, -1 -2 डॉट डॉट डॉट, इधर सारा, तो फिर जो बनता है इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक और इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। क्लियर? अब क्वेश्चन ये कहा है आपसे कि अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब यहां से ये वाला, खाली यही पॉजिटिव होता है, 0 नहीं। सिर्फ 1 से लेकर के इधर पॉजिटिव होता है, 0 मिला देगा तो नॉन नेगेटिव बन जाता है, वो पॉजिटिव बोला गया तो 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अ पॉजिटिव इंटीजर इज प्राइम। प्राइम नंबर क्या होता है ना? भाज्य और अभाज्य संख्या आपने सुना होगा। अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसका एक और वो खुद डिवाइड करता हो, जैसे 5। 5 क्या हो? 5 को डिवाइड करने वाला कौन होता है? 1, और ये खुद 5 ही डिवाइड करता है, और कोई करता है क्या? नहीं। दिस इज प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। इसको सिर्फ और सिर्फ 1 और ये करता है, अभाज्य संख्या। 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटा प्राइम नंबर। क्या इसको कौन कौन डिवाइड करता है? 1 और ये खुद, 1 और ये खुद, और कोई नहीं करता। ठीक है, यहाँ तक? चलिए, हाँ ठीक है संदीप, चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, इंटीजर का मतलब होता है ये, इसको बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, हिंदी में। और क्या बोले हैं, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या, जिसमें जिसका भाग लगाने वाला कौन कौन हो? सिर्फ 1 और वो खुद संख्या। जैसे 2 1 और खुद डिवाइड करता है, जैसे कि 3 इसको कौन डिवाइड करता है? 1 और खुद। जैसे कि 4 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 डिवाइड करता है क्या? चेक कर लीजिए, 1 तो सबको डिवाइड करता है। 4 करता है क्या? करता है, पर इसको तो एक 2 भी करता है इसको डिवाइड। तो 1 कर रहा है, खुद कर रहा है, एक और कर गया, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। दिस इज नॉट प्राइम, प्राइम नहीं है वो। मुझे लग रहा है कि आप बात समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे 2 बात लिखा हुआ है, अब पॉजिटिव इंटीजर इज प्राइम। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया, अब पॉजिटिव इंटीजर इज प्राइम। दूसरा, इफ इट हैज डिवीजर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ऐसे समझ सकता है कि प्राइम नंबर वैसा होता है जिसका 1 और खुद के अलावा एक भी डिवीजर ना हो, अदर देन 1 इटसेल्फ, मतलब हो ही ना। जैसे कि 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है? 2। 2 इज अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, क्योंकि 2 का डिवाइड करने वाला 1 होता है और ये खुद 2 होता है, तो 2 स्मॉलेस्ट प्राइम है। फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर उसके बाद 11, ऐसे ये प्राइम नंबर चलता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग? कन्वर्स कैसे लिखेंगे? तो कन्वर्स में क्या करना है, जैसे कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर प्राइम है, देन इट हैज नो डिवीजर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। तो हम बोल सकते हैं कि इफ अ पॉजिटिव इंटीजर्स, किसी पॉजिटिव इंटीजर्स के पास 1 और इटसेल्फ के अलावा नहीं हो तो वो प्राइम नहीं होगा। ऐसे ये इंप्लाई करेगा, मतलब ये होगा तो वो प्राइम हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, इफ अ पॉजिटिव इंटीजर हैज नो डिवीजर, इफ अ पॉजिटिव इंटीजर has no divisor, if a positive integer has no divisor other than 1 and itself, other than 1 and itself, 1 and itself, then it is prime, it is prime।
थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिए हम, इसके लिए खूब सारा मतलब माफी चाहेंगे आप लोगों से। आप करेक्ट कर लीजिए उसको कि प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, जो हम शुरू में बताए थे वही सही था। ठीक है, बीच में एक स्टूडेंट शायद कुछ कमेंट कर दिए थे, इस वजह से गड़बड़ हो गया, पर कोई नहीं, हम करेक्ट कर दिए हैं कि प्राइम नंबर का मतलब वैसा नंबर जिसका डिवीजर 1 हो, इटसेल्फ हो, उसके अलावा कोई ना हो। प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही होता है। 1 को हम लोग प्राइम नंबर में काउंट नहीं करते हैं। 2 के बाद 3 होता है, इसका भी 1 और 3 है और कोई नहीं है। फिर 5 होता है, फिर उसके बाद 7 होता है, फिर उसके बाद 9 नहीं, 9 का है, 11 होता है फिर। तो यही चीज बोला गया था, पॉजिटिव इंटीजर इज प्राइम ओनली इफ इट हैज नो डिविजर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। तो क्या हम इसको कैसे लिखेंगे? तो हम इसको लिखेंगे अ पॉजिटिव इंटीजर हैज नो डिवीजर, मतलब पहले इधर वाला पार्ट लिखना होगा कि किसी के पॉजिटिव इंटीजर्स के पास अगर 1 और खुद के अलावा कोई डिवीजर नहीं हो तो वो ये इंप्लाई करेगा, मतलब प्राइम हो जाएगा। तो कन्वर्स में हमने लिखा इफ अ पॉजिटिव इंटीजर हैज नो डिवीजर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ देन इट इज प्राइम। तो मतलब पहले हम क्यू पार्ट लिखे तो वो इंप्लाई कर गया पी, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो है ये होमवर्क रह जाएगा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाला जो पार्ट है वो होमवर्क रहेगा, और ये आप लोग को करके और हम लोग के साथ टेलीग्राम पर शेयर करना है। हाँ हाँ हाँ, अंजलि प्लेलिस्ट बना दिया गया है, थोड़ा सा फिर से। नहीं नहीं, गलत नहीं है, प्राइम नंबर ठीक है। हम बीच में एक गलत बोल दिए थे, उस लाइन को हम करेक्ट कर दिए हैं। प्राइम नंबर ठीक है, प्राइम नंबर का देखिए ना यहाँ क्या बोला गया है, अब पॉजिटिव इंटीजर प्राइम, कि कोई पॉजिटिव इंटीजर प्राइम तभी ना होगा जब उसका पास 1 और खुद के अलावा कोई डिवाइड ना करता हो। इफ इट हैज नो डिवीजर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, 1 और खुद के अलावा कोई डिवाइड नहीं करता, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, हमने शुरुआत में ही सही बताया था, बीच में थोड़ा कंफ्यूज कर दिया आप लोग को, लेकिन उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर का मतलब वैसा नंबर जिसको 1 और खुद डिवाइड करे वही प्राइम है। जैसे 2 1 और ये डिवाइड कर रहा है, ये प्राइम है। ठीक, चलिए अब क्लियर हो गया? एक बार जल्दी से बताइए पहले। हाँ हाँ, एक बार क्लियर हुआ पहले बताइए। अंजलि अंजलि केसरी करे प्लेलिस्ट बना दिए सर, हाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। एक बार जल्दी से बता दीजिए, क्लियर हुआ सबको? क्या ये क्लियर हुआ सबको? चलिए तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में इससे हम आगे बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्लास जो होगा अंतिम क्लास होगा, जिसमें वैलिडेटिंग स्टेटमेंट और भी कुछ कुछ स्टेटमेंट टाइप्स बताएंगे। ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव आप लोग लिख लीजिएगा कि किसी स्टेटमेंट मतलब इसी इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिख लेंगे, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन आएगा तो बहुत साधारण साधारण सा क्वेश्चन आएगा, पर फिलहाल हम लोग मिलेंगे अगले क्लासेस में, जहाँ पे ये इस टॉपिक का लास्ट क्लास होगा, जिसमें हम वैलिडेटिंग स्टेटमेंट और भी कुछ अलग टाइप्स का स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे, और फिर ट्रुथ टेबल, टोटोलॉजी है ना, उससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट बताएंगे। कल लास्ट क्लास होगा इस टॉपिक का।